अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ह्यूमन स्मगलिंग की। जी हाँ, ये वो मसला जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और हुकूमत इस पर खातिर खा इक़दाम कर रही है, बल्कि आलमी सतह पर भी इस हवाले से बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सालाना लाखों की तादाद में जो अफराद हैं वो बाहर जाने की ख्वाहिश दिल में लिए बैठे हैं और इनमें से अक्सरियत कोशिश करती है कि वो लैंड रूट्स या एयर रूट्स के ज़रिए किसी न किसी तरह लीगल या इलीगल ज़रिए से बाहर स्मगल हो जाए, बाहर चले जाए। आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे कि वो क्या तरीके हैं, क्या रूट्स हैं जिनके ज़रिए लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आम तौर पे लैंड रूट्स यूज़ किए जाते हैं, वो लैंड रूट्स कौन से हैं। नक्शे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, नक्शों की मदद से हम आपको बताएंगे कि किस तरह लैंड रूट्स के ज़रिए पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग का ये धंधा जारी है। इसके साथ साथ जो एयर रूट्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तान से एयर रूट्स के ज़रिए किस तरह पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं और वहाँ से दीगर मुल्कों में जाने के लिए कौन कौन से रास्ते यूज़ किए जाते हैं। FIA ने रिसेंटली इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया और FIA के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक हज़ारों की तादाद में ह्यूमन स्मगलर्स, जिनमें रेड बुक के स्मगलर्स भी थे, वो गिरफ्तार किए गए, जिनसे बहुत से इंकशाफात हुए। ताहम ये धंधा पिछले कई सालों बल्कि साल से जारी है और आज भी जारी है। आमतौर पर जब लैंड रूट्स के या एयर रूट्स के एजेंट्स पकड़े जाते हैं तो मालूम ये होता है कि ये वही लोग थे जो किसी ज़माने में आज से कुछ साल पहले बाहर जाने की ख्वाहिश दिल में लिए पाकिस्तान से बाहर गए और फिर उनका इस तवातर से आना जाना रहा कि वो इन रास्तों से बाखूबी वाकिफ़ हो गए और ख़ुद एजेंट बन गए। मगर वो भी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी तौर पे गैर कानूनी रास्तों को बाहर जाने के लिए ना अपनाया जाए। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके प्यारे आज तक वापस नहीं आ सके और उन्हें ये मालूम भी नहीं है कि आया उनके प्यारे ज़िंदा हैं या इन रास्तों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एजेंट्स किस तरह का सलूक रवा रखते हैं हम आपको ये भी बताएंगे और प्रोग्राम के सेगमेंट्स में हम आपको बताएंगे कि जो मेन हब है इंसानी स्मगलिंग का, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जो पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफजाबाद, लाला मुसा खारियाँ, ये वो इलाके हैं जिसको बाकायदा तौर पर इंसानी स्मगलिंग के एजेंट्स का गढ़ समझा जाता है। और अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो हर तीसरा घर ऐसा है जिसका कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई भाई पाकिस्तान से स्मगल होकर बाहर जा चुका है। आमतौर पर इंसानी स्मगलिंग को पाकिस्तान में बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि जो लोग बाहर जाते हैं और अगर वो वहाँ पे खुशकिस्मती से सेटल हो जाते हैं तो उनको एक रोल मॉडल कंसिडर किया जाता है और फिर पूरा जो इलाका है, पूरा मोहल्ला है, पूरा जो गांव है, वो कोशिश करता है कि उसके नक्शे कदम पे चलते हुए बाहर जाए ताकि अपनी मुआशी मुश्किलात को हल कर सके। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे कुछ विक्टिम से, वो खुशकिस्मत लोग जो एजेंटों के चुंगल से छूट के वापस आ चुके हैं और वो लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं। ऐसे वालिदैन भी जिनके प्यारे, जिनके बच्चे इस इंसानी स्मगलिंग के धंधे की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे और किस तरह उनको उनकी लाश के लिए भी तगोदो करना पड़ा। इसके साथ साथ FIA लाहौर के डायरेक्टर से आपको मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि जो FIA ने क्रैकडाउन शुरू किया है उसकी वजूहात क्या थी, स्मगलिंग के रास्ते कौन कौन से थे और एजेंट्स क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, क्या जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो इस धंधे में किस तरह से मुलविस हैं। और साथ में आपको मिलवाएंगे एक एजेंट से जो टर्की में रहा, इसके अलावा जो यूरोप का काम करता रहा, वो खुद एक्सपोज करेगा और बताएगा कि किस किस रास्ते से लोगों को वो ले जाता रहा और क्या उसके काम थे। हमारे साथ रहिएगा, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह ह्यूमन स्मगलिंग की जा रही है, उसके कौन कौन से जरिए हैं और इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन दोनों चीज़ों के लिए। थैंक यू वेरी मच कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग के अल्फाज को आपस में चेंज करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गलत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है किसी भी शख्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसकी मर्जी या उसकी मर्जी के खिलाफ, और उसके अंदर ऐसा काम करवाना जो कि उससे पहले डिसाइडेड नहीं है। मिसाल के तौर पर
भट्टा मजदूरी भी इसके अंदर आ जाएगी और वो लोकल पाकिस्तान के अंदर होगी, इंटरनेशनल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस करने के साथ। किसी खातून को किसी एक मुल्क से दूसरी जगह पे मेड के बहाने से लेके जाना और कुछ से और नाजायज़ काम करवाना, उसका पासपोर्ट रख लेना या उसको कम तनख्वाह पे काम करवाना या कोई गैर अखलाकी हरकत करवाना, यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं इसको। ह्यूमन स्मगलिंग का मतलब है कि बॉर्डर क्रॉस कराना और उसके अंदर कोई ना कोई इलीगल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना या इलीगल तरीक़ाकार इस्तेमाल करना। लिहाजा ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इंटरनल भी हो सकती है और काम और पैसे से रिलेटेड चीज़ है। ह्यूमन स्मगलिंग एक बॉर्डर को क्रॉस कराना है जिसमें कोई ना कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब, मुल्क से बाहर जाने की बात हो रही है तो दो रूट्स यूज़ किए जाते हैं, लैंड रूट और प्लेन रूट। तो इस वक्त जो है वो एफआई ने एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की। दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ें तो बड़ी देर से चल रही हैं, ह्यूमन स्मगलिंग बड़ी कॉमन है, अब क्या ज़रूरत पेश आई कि एफआई ने एकदम ये स्टेप टेक ओवर किए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये दो ही तरीक़ेकार हैं। या तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे मुल्क से बाहर, क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। IBMS हमारा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, फेक पासपोर्ट, फेक वीज़ा मौके पे चेक हो जाते हैं, लोग अरेस्ट हो जाते हैं और तकरीबन 300-400 लोग ये अटेम्प्ट करते हैं जो कि गिरफ्तार हो जाते हैं। दूसरा है लैंड रूट, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को ईरान के ज़रिए जाना लोग कोशिश करते हैं या ऐसे बॉर्डर पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे एक्सेस आसान है, लाइक दुबई, मलेशिया, और वहाँ से दूसरी अटेम्प्ट करते हैं। यानी दुबई और मलेशिया जो वो जाते हैं वो ओरिजिनल पासपोर्ट पे, ओरिजिनल वीज़ास पे जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ से ईरान और इराक भी जाएंगे ओरिजिनल वीज़ास के ऊपर और वहाँ से आगे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से टर्की जाएंगे ओरिजिनल वीज़ा के ऊपर, वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। चौधरी निसार साहब ने, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने देखा कि जो यहाँ से भेजने वाले लोग हैं वो दोबारा ये वापस आ रहे हैं और अगलों को भेज रहे हैं, तो न सिर्फ इससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, बल्कि जो लीगली जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। बल्कि वो लोग जो कि इमिग्रेशन वीज़ा और स्टूडेंट कंसल्टेंट की वीज़ा पे लोगों को भिजवाने का ख्वाब दिखा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि बहुत सारे लोग लुट भी रहे होंगे और हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें आती हैं जो कहते हैं कि हमें वीज़े पे कहा गया था कि आपको बाहर भेजेंगे और नहीं भेज सके। तो चौधरी निसार ने एक प्रॉपर मुहिम का उसने कहा कि इसके लिए चौधरी निसार साहब ने मीटिंग करके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा DGFIA को कि आप इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दें, मुख्तलिफ जगहों से बिट्स एंड पीसेज में नहीं। तो इलीगल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, लैंड रूट एजेंट्स, वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स जो कि लाइसेंस नहीं रखते और लोगों को बाहर भेजने का झांसा देते हैं, वो लोग जो कि ईरान के रास्ते लोगों को बाहर भेजते हैं या ज़ियारात के रास्ते या दुबई और मलेशिया के रास्ते, वो ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स जो स्टूडेंट्स को रशिया और मुख्तलिफ मुल्कों को भेज देते हैं और कहते हैं आगे तुम नॉर्वे चले जाओ, यूरोप चले जाओ। वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा को कहते हैं तुम इंग्लैंड चले जाओ और इंग्लैंड से कहीं आगे निकल जाना या वहीं रह जाना। ये तमाम के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग्स हुई और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई गई। डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तानी डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, यानी यहाँ से सिर्फ वो पाकिस्तानी क्लाइंट्स को घेरते हैं और उसके बाद उन्हें आगे फॉरवर्ड करते हैं, उन्हें वेज बताते हैं। इंटरनेशनल एजेंट्स का बहुत बड़ा माफिया है जो हर जगह पे छाया हुआ है, यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए और दीगर और ममालिक के लिए, जिनमें मिडल ईस्ट को खास तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो जो फॉरेन एजेंट्स हैं जो इन पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ मिल के वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनमें से भी किसी को पकड़ा गया है या उस हवाले से क्या मालूमात जो आपको मिली हैं वो इंटरपोल या किसी और इदारे से शेयर की गई हैं? बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है कि सारी तरफ तो पाकिस्तानी नहीं है काम कर रहे। हमने, हमारी गवर्नमेंट में इंटरपोल भी आपको पता है FIA का हिस्सा है। इंटीरियर मिनिस्टर ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ का शख्स पकड़ते हैं जो वहाँ पे उसको फैसिलिटेट कर रहा है, वो भी एक्यूज्ड है हमारा, और हमारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ थ्रू इंटरपोल राब्ते हैं और हम हर उस बंदे के पीछे जाएंगे या उसकी गवर्नमेंट में उस मुल्क में उसका पीछा करेंगे जो कि ये काम कर रहा है। लॉज इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि ये देखा गया है कि आपने इतने बड़े लोग पकड़े और अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2 सालों में इतने रेड बुक के लोग पकड़े गए जो पिछले 10 सालों में नहीं थे, तो क्या एक तो इसका मतलब ये लिया जाए कि ह्यूमन स्मगलिंग बढ़ गई पिछले सालों की निस्बत अब, और दूसरा लॉज इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि ये लोग बार बार पकड़े जाते हैं, बार बार छूट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लॉज में कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना इनके लिए? गवर्नमेंट इसके लिए एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक लॉस पे काम कर रही है, इंटरनेशनल इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके ऊपर जब बेहतर या सख्त पनिशमेंट आएगी जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को, वीज़ा कंसल्टेंट्स और ट्रैवल एजेंट जो गलत काम कर रहे हैं इसको भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अलावा इसमें करेगी। और इसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ना सिर्फ FIA में बल्कि FIA के थ्रू जो रूल्स और लॉज बन रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और जिस तरह कि मैंने कहा कि ये हमारी मिनिस्ट्री की जो स्ट्रेटजी है वो ऑल एनकम्पसिंग है। इसमें लॉ, प्रोसिक्यूशन, रेड्स, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये सारी की सारी इसको हमने एनकम्पस किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैप पड़ा हुआ है, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहें
तो इसमें कुछ हमें गाइड कीजिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाने के कौन से वेज हैं जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान और ईरान का ये जो बॉर्डर तकरीबन 905 किलोमीटर का है, इसके अंदर अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं जिसके ऊपर FIA की प्रेजेंस हर वक्त यहाँ के टेरेन और यहाँ के हालात की वजह से नहीं हो सकती। यहाँ से लोग ईरान जाते हैं, और अगर हम आपको इंटरनेशनली फिर दूसरे नक्शे के ऊपर दिखाएं कि यहाँ से जब हम पाकिस्तान को देखें या पाकिस्तान से ईरान जाके यहाँ से इस रास्ते से होते हुए ये टर्की एंटर होते हैं। ठीक है। अब टर्की खुद भी यूरोप का हिस्सा बन जाता है आगे जाकर, और यहाँ से ऑनवर्ड्स बहुत सारे रास्ते वाया ब्लैक सी और मुख्तलिफ समुद्री और ज़मीनी रास्ते निकलते हैं। ठीक है। ये यूरोप के लिए, ये यूरोप के लिए सारा यूरोप है। और दूसरा जो ये लैंड रूट है, और अगर हम एयर रूट पे हैं तो वो ईरान या टर्की डायरेक्ट भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका ईजी एक्सेस है UAE जाना या यहाँ से मलेशिया जाना। इसका वीज़ा लग जाता है, और वहाँ से बोट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी जाया करते थे जिस पर सख्ती हो गई है। यहाँ से अफ्रीका, ये देखिए लीबिया, जब आप लीबिया के इधर आते हैं और इन मुल्कों को देखते हैं तो ये कुछ 90-100 किलोमीटर का समुद्र का रूट है, और आपने देखा था कश्ती उल्टी थी, लोग मर भी गए थे उसके अंदर। ये छोटे रूट्स हैं। इसी तरह पाकिस्तान से जो माइग्रेंट स्मगलिंग का एक रास्ता बनाया कि पाकिस्तान से मैक्सिको का वीज़ा लगवाया, और वहाँ आपने देखा, आप खुद भी गए अमेरिका, बड़ा आप रह के आए हैं वहाँ पे, कि सैन डिएगो और ये ह्यूस्टन वाला जो रास्ता है लैंड रूट, ये इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ है ये अमेरिका में दाखिल होने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका एक एंड डेस्टिनेशन है जिसमें इनमें से किसी भी मुल्क का जो दरमियान में आसानी से वीज़ा लगता है, वहाँ से साउथ अफ्रीका जाके वहाँ पे स्टे करने की लोग कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान से जाने के लैंड रूट तो वाया ईरान ही बन रहा है, लेकिन जो वाया एयर रूट है वो ज़्यादातर वाया दुबई या वाया मलेशिया पाया जाता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी ब्लू पासपोर्ट का कोई मिसयूज सामने आ रहा है, और इस हवाले से गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी टेकअप किए हैं, उसको चेंज किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट पे आमतौर पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो हो रही है, और मुख्तलिफ ममालिक को नहीं पता कि पाकिस्तानी ब्लू पासपोर्ट का ये जो होल्डर है ये जेन्युइन है या वो फेक पासपोर्ट है, या उसकी रियलिटी क्या है। पाकिस्तान के ब्लू पासपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में, और उन्होंने आके इसकी हमारी फिल्म्स वगैरह भी हमारी चेंज हुई आज से 2-2.5 साल पहले। आज इंटरनेशनली ब्लू पासपोर्ट पे पाकिस्तान से बाहर जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एयरपोर्ट पे चेक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मान अनवर। नाज़रीन, आपने बातें सुनी डायरेक्टर FIA पंजाब की। हमें एक ब्रेक लेनी है, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बातें सुनाई डायरेक्टर FIA की, जो बता रहे थे कौन कौन से रूट्स हैं, और इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक ह्यूमन स्मगलर से, जो आपको बताएंगे कि एक्चुअल हो क्या रहा है, इसमें ह्यूमन स्मगलर्स का कितना रोल है और आम लोगों का कितना रोल है, कि जो बाकायदा तौर पे जिद करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन गैर कानूनी रास्तों को अडॉप्ट किए जाएं। इन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई हुई है, ये नहीं चाहते कि इनका नाम और इनकी शनाख्त जाहिर की जाए, जिस वजह से हम स्क्रीन पे आपको ना ही इनका नाम जाहिर कर रहे हैं और ना ही इनकी पहचान। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम लैंड रूट्स पे जाएं तो पाकिस्तान से बाहर जाने के कौन कौन से लैंड रूट्स हैं जिनको लोग अवेल कर रहे हैं। ये क्वेटा की तरफ से है, तफ्तान से है, मुश्किल से है, उसके बाद कराची से है, ग्वादर से है, 2 जगह से। ठीक। और इसमें सारा बाय रोड है या लॉन्चें भी इस्तेमाल होती हैं? बाय रोड ही है तकरीबन। जब एक दफ़ा मैं गया था तब उस वक्त तो बाय रोड ही था, पैदल था। अच्छा, और अब का नहीं कंफर्म, लॉन्चें इस्तेमाल कर रहे हैं या पैदल जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो बाय एयर है उसके क्या क्या वेज हैं, और वो किस तरह जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो की जा रही है? बाई एयर से ज़्यादा तो भी यही हो रहा है, लैंड रूट से ही हो रहा है। बाई एयर तो लोग भी इधर जो बाई एयर एजेंट है वो भी फ्रॉड ही करते हैं लोग, जो जिस वजह से लोग ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं कि इस वजह से जाने के लिए इस तरफ से। तो वो बाई एयर वाले फ्रॉड कैसे करते हैं? वो फ्रॉड ऐसे जाली वीज़ों से करते हैं, जाली स्टिकर से करते हैं कि ये एम्बेसी का वीज़ा है, लोगों से पैसे ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं, किसी को इटली जाने के बारे में, किसी को अमेरिका जाने के मतलब। अच्छा, और जो लोग इस रास्ते से जा रहे हैं कि वो या दुबई के या मलेशिया के अपने असल वीज़े लगा के वहाँ से फिर आगे ट्रैवल करते हैं फेक पासपोर्ट्स पे या फेक स्टिकर्स पे, पाकिस्तान से तो वो निकल गए और आगे या अफ्रीकन या अरेबिक कंट्रीज़ को यूज़ करते हैं जाने के लिए, करते हैं, कई कामयाब हो जाते हैं, कहीं नहीं आते, वापस भी आ जाते हैं लोग। और जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे या इमिग्रेंट्स की हलाकतें होती हैं वो किन जगहों पे होती हैं और कैसे होती हैं? जब ये चोरी बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं ना पैदल या किसी ऐसी ख़तरनाक जगह से, कई दफ़ा तो पैदल चलने की वजह से लोग
अमवात हो जाती है। मिसाल के तौर पे किसी किसी वाक़ये का जिक्र कीजिएगा जिसमें कितने दिन चलना पड़ता है और किस तरह देखिए, हालात अब ये ईरान से टर्की जब लोग जाते हैं तो 2-2, 3-4 4 दिन भी पैदल चलते हैं। अभी सर्दी है, अगर अभी कोई जा रहा है तो वो बर्फ़ में फंसा होगा तो सर्दी की वजह से मर जाएगा। अगर कोई गर्मी में जा रहा है तो 4 दिन मुसलसल चलने से वो प्यास से भूख से मर जाएगा। तो खाने के लिए कुछ होता है उनके पास? खाने के पास क्या होगा, कुछ भी, रास्ते में कोई भी कुछ नहीं देता। अच्छा, खाने के लिए कोई देते हैं उन्हें जो इमिग्रेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, इन इलीगल रास्तों पे होते हैं? जब मैं गया था ना 2009 में, उस वक्त जिस जगह पे गए थे हर जगह पे पैसे लेते खाने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं, कभी 24 घंटे में एक दफ़ा। एजेंट्स देते हैं या जो सब एजेंट्स आगे होते हैं वो देते जो हैं? आगे जिन लोगों के पास ठहरना होता है, जिन जाना होता है, जिनके सेफ हाउस होते हैं, बलोच हैं या ईरानी हैं या आगे टर्की के लोग जो हैं जिनके घरों पे लोगों को ठहराते हैं, वो अमूमन तो वो लोगों से ही पैसे इकट्ठे करते हैं। किसी से $2 ले लिए, किसी से $5 ले लिए, इकट्ठे करके तो उनको खाना ला दिया। अब भी ऐसे ही होता है? अब भी ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बताइएगा कि आप भी इस प्रोफेशन में आए या इस धंधे में आए क्योंकि आपने भी इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया और आप तुर्की तक गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? खुद एक इलीगल इमिग्रेंट, आगे आपने शायद यूरोप जाना था, आप नहीं जा सके, तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे खुद फैसिलिटेट करते थे, वो प्रोसेस क्या था? मैं 2 साल उधर रहा हूँ टर्की में, इस्तांबुल में, तो काम भी करते थे। गैर कानूनी रहे हैं या लीगल रहे हैं? मैं लीगली रहा हूँ उधर, क्योंकि मैंने उधर सालेम अप्लाई किया था। ठीक है। और वहाँ पे जो लोग पुराने रह रहे हैं, वो लोग जो नए लोग जाते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं चला गया हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैंने किसी पाकिस्तानी से एजेंट से रब्ता किया, वेल कर लिया है, उसने बोला भाई यार ये अब मेरे 5 बंदे फ़लाँ जगह से आ गए, ये ले आओ, ये 10 फ़लाँ जगह से ये इनको छोड़ाओ। इस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एजेंट जो है वो आम तौर पे आप वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे किस तरह आपके पास क्लाइंट किस तरह आता है? यहाँ के लोग आपको रेफ़र करते हैं, आप उसको क्या सपोर्ट करते हैं? आगे वहाँ की गवर्नमेंट्स किस तरह मिली हुई होती हैं? सर, उस गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। नहीं, जब बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो वो वहाँ obviously के मकामी लोगों से, मकामी लोगों की मदद से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वहाँ पे जो जिस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, पाकिस्तान में रेंजर्स हैं, लेवीज हैं, इस तरह बाकी मुल्कों की जो दूसरी होंगी, कहलवाती होंगी, जो वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनका काम बॉर्डर को कंट्रोल करना है, उनका क्या रोल होता है? वो पकड़ लेते हैं अगर देख लें तो। पैसे लेते हैं? नहीं लेते। अच्छा, उसके बाद पकड़ने के बाद जेल में डाल देते हैं? जेल में अगर डिपोर्ट करना है डिपोर्ट कर दे, अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर कर इनको छोड़ दे महीना 10 दिन रख के, या इनको 1 महीने का वक्त दे दें, 10 दिन उससे छोड़ देते हैं। सुरंगें भी बनी हुई हैं बॉर्डर्स में? नहीं, सुरंगें कोई नहीं है। सुरंगें कोई नहीं है। तो जो हलाकतें मैंने आपसे पूछा था होती हैं, वो ज़्यादातर किस रास्ते वो असल में इस वजह से हो रही हैं कि जो ये लोग जो हमारे इधर पाकिस्तान में जो एजेंट बने हुए हैं, और कुछ आवाम का अपना कसूर भी है, वो वालिदैन जो लोगों के पास जाते हैं कि मेरा बच्चा भी 13 साल का है, 14 साल का है, या मैट्रिक कर गया है, मैंने इसको जर्मनी में भेजना है, वो जाके पूछता है जी आप कितने पैसे लेंगे? वो बोलता है जी मैं लूँगा 5 लाख लूँगा, 6 लाख, फलां तो 3 लाख में भेज रहा है। इस वजह सस्ता काम करवाने की वजह से लोगों का जो है ना ये मसला बन रहा है। यानी जिसका मतलब है जो लोग महंगा काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंचा रहे हैं? वो गाड़ियों के पैसे देते हैं, आगे पैसे ठीक चले जाते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से ले जाते हैं। यानी रास्ते में वो उनके फैसिलिटेटर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करते हैं, पैदल चलाने की बजाय गाड़ियों में लेके जाते हैं, गाड़ियों पे ठीक, खाने के प्रॉपर उन्हें इंतजाम करते हैं। तो जो ज़्यादा पैसे हैं बेसिकली वो इस चीज़ के हैं, और कम पैसे में वो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पहुँच गया ना। मस्कत वगैरह अब जाना होता है लोगों का, यूएई मस्कत लांचों के जरिए कि नहीं हो रहा? जो टर्की में इस्तांबुल में पाकिस्तानी एजेंट बैठे हुए हैं, वहाँ वो यहाँ पे भी मुख्तलिफ मुकदमात में वांटेड है इंसानी स्मगलिंग के अलावा। अगर उनके मुताबिक अगर टर्की में कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 302 कत्ल करके भी भागे हुए हैं, जो लोगों को अगवा करके भी भागे हुए हैं, वो उधर जाके एजेंट बन जाते हैं, उधर जाके सेफ हाउस बना लेते हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ख़तरे का बायस हैं। अगर टर्की में अगर ऐसा कुछ किया जाए कि यहाँ से कुछ टीमें जाएँ, ठीक है, अगर मेरी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ से कुछ टीमें जाएँ टर्की में, उन लोगों को जो टर्की में बैठे हैं, असल मेन चीज़ वो है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। नाज़रीन, आपने बातें सुनी ह्यूमन स्मगलर की, उनका यही कहना था कि ये किसी ज़माने में खुद भी इस रूट के ज़रिए बाहर गए, अनफॉर्चुनेटली आगे यूरोप तक ना जा सके, टर्की को इन्होंने अपना मस्कन बनाया, फिर उसके बाद ये लोगों को फैसिलिटेट करते रहे, इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए। उनका यही कहना है कि टर्की में पाकिस्तानी जराइम पेशा अफराद की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और अगर हुकूमत चाहे कि इस धंधे को, इस मकरू काम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, तो ये उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं, और वहाँ पे जो एजेंट बैठे हैं ये उनको पकड़ा भी सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको सुनाएंगे उन पेरेंट्स की दास्तान, एक का जिनका बच्चा
इन एजेंटों के चंगल से छूटकर जिंदा वापस आ गया, और एक ऐसे वालिदैन की कहानी कि जिनका बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको सुनाया और बताया कि किस तरह इंसानी स्मगलर इस घिनौने धंधे में मुलविस हैं, क्या क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं और किस तरह सादा लोगों को फंसा कर यहाँ से बैरून मुल्क जाने का झांसा देकर बल्कि ले जाया जाता है। इस हवाले से मैं मौजूद हूँ FIA गुजरांवाला सर्कल में, और मेरे साथ मौजूद हैं एक विक्टिम बच्चा असद अली, जो तकरीबन 3 महीने इन इंसानी स्मगलरों की कैद में रहा। इसको यहाँ से ईरान ले जाया गया, झांसा दिया गया था इसके गरीब वालिदैन को सुहाने मुस्तकबिल का कि इसको तुर्की लेके जाया जाएगा। हम इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। असद, ये बताओ कि किस तरह वो आपको एजेंट मिला? वो हमारे होटल पर आता था और मुझे आकर बोलता था आप इस्तंबुल आ जाओ, उधर आप अच्छे रहोगे, ठीक है। इधर से वो इस्तंबुल ले गया। कितने पैसे लिए उसने आपसे? 1 लाख रुपए इधर। तो आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? 18-19 साल की? हाँ जी, 19 साल। तो आपके घर वालों ने किस तरह आपको जाने दिया? वो उनको मैं सताता था, उन्होंने फिर जिद करते थे, लड़ते थे। हाँ जी। फिर आपको भेज दिया। वो किस रास्ते से आपको लेके गया? ये ईरान की कोयटा के रास्ते हाँ आपको? जी। ठीक, ईरान ले गया। कोयटा से ईरान से उसने आगे नहीं आने दिया, ईरान उधर से ही रख आपने लिया। तुर्की जाना था? हाँ जी। अच्छा, जब ईरान आपको लेके गया वहाँ पे आपको कौन मिले? वो उधर के एजेंट थे। ठीक है। उधर के एजेंटों ने उधर ही रख लिया। उधर कहाँ रखा वहाँ पे? वो सेव में एक दिन रखा। सेफ क्या है वो बताओ? वो उनकी रहाइश है। ठीक है। वो उन्होंने कहाँ पे है ये सेफ? ईरान में। ईरान में? हाँ नहीं, ये कोई सेफ हाउस जो है ये घर है? नहीं, ये हवेली टाइप है। हवेली टाइप है। हाँ जी। सुरंगे हैं? हाँ, नहीं हवेली इस तरह अंदर ही है, सिर्फ हवेली है उसमें। हवेली है। हाँ जी, उधर सुनसान जगहों पे, पहाड़ों पे? हाँ जी, ठीक। उधर रखा है। उसके आगे नहीं उन्होंने और हमें। कितनी देर आपको वहाँ पे रखा? 3 माह। 3 माह आपको वहाँ पे रखा? क्या बांध के रखते थे? हाँ जी, अंगलों से बांध के रखते थे, मारते थे भी रोज। जंजीरों से बांध के रखते थे, मारते थे, खाने को कुछ देते थे? नहीं। कोई काम भी करवाते थे? नहीं। अच्छा, क्या कहते क्या थे वो यही कि हमें ऐसे दो। पैसे कहाँ से दो? आप तो 1 लाख रुपए दे चुके थे जिसके जरिए आप तुर्की जा रहे हाँ थे। जी। तो फिर और किस चीज के पैसे दो? वो उन्होंने अगवा कर लिया था, तो वो हारते थे ना। अच्छा। तो उनके अपने मकान बेच दो, हमें पैसे दो। और आपने कहाँ से पैसे देते थे? फिर कैसे राब्ता करते थे? कैसे बात हुई घर? उनके फ़ोन से। अच्छा। वो हारते थे, उन बहनों को फ़ोन करता था। हाँ। इन्होंने फिर अरेंज बहुत दर्दनाक ये कहानी है। एजेंटों ने ये काम भी शुरू कर दिया है कि जिस वक्त वो इन सादा लोगों को बाहर लेके जाते हैं तो उन्हें अपने जो दयारे गैर में उनके सेफ हाउस है वहां पे रख के इनसे रैंसम वसूल किया जाता है, इन्हें शदीद मारा जाता है और फोन पे वो आवाजें उनके घर वालों को सुनाई जाती हैं। दर्द और चीखो पुकार के बायस घर वाले जो है वो बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है घर बेचो, जेवर बेचो, कुछ भी करो, अगर अपने प्यारे बेटे को यहाँ से लेके जाना है, वापस बुलाना है, तो उसके लिए भारी रकम दी जाए। रानी बीबी, आप इसकी वालिदा हैं? जी, मैं आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा आपका शायद माजूर है और दूसरा ये सही बेटा था। किस तरह आपने हौसला किया इसको भिजवा? बस इसने जिद की कि मैंने जाना, मुझे पैसे दो, तो मैंने इसे 1 लाख रुपए कहाँ से किया? मैंने आप तो एक मामूली चाय का हाँ होटल जी, है। मेरी छोटी बहन गुजरांवाला में, मैंने उससे लिए थे, उसे लेके इसको दिए। तो शहबाज हमारे घर आया था 15 तारीख को इसको लेने। मैंने उसे 1 लाख रुपया दिया। आपको क्या कहा था? क्या सुहाने सपने दिखाए उसने थे कहा कि मेरे भाई, हाँ जी, गरीबी दूर हो जाए, मेरे भाई तुर्की में है, ये वहाँ जाके होटल का काम करेगा, इसकी तनख्वाह होगी 30 से 35 हज़ार रुपया महीने। हाँ जी, पाकिस्तानी। तो वहाँ कोई टेंशन नहीं, आप इसे आंटी भेज दे। नहीं भेजो। मैंने कहा मैंने नहीं भेजना। इसकी जिद पे आपने हाँ इसे जी भेजा। और फिर जब उसको मारते थे जी आपने शहबाज से राब्ता किया? हाँ जी किया। तो क्या कहता? तो वो यही कहता अच्छा छुड़ा देते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब इसको मारते थे आप फोन पे माँ है हाँ सुनी जी, होती थी क्या? बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी। तो बाद में एक लड़का आया हमारे घर, उसने कहा कि आप FIA में जाओ, वहाँ जाके इसका यानी कि कुछ। अच्छा, फिर आप FIA के हाँ पास जी, चली हाँ गई, उन्हें जी, शिकायत की, फिर हाँ क्या जी, हुआ? भाईजान अनीस साहब ने इन्होंने मैं फोन बच्चे दा आया सुनाया, उन्होंने 10 लाख की डिमांड की, रोंदा सी। तो फिर मैं 10 लाख रुपया मांग हाँ रहे थे जी, इसको छोड़ने के लिए? हाँ जी। आगे तुर्की नहीं लेके जा नहीं, सिर्फ वापस भेजने हाँ के जी, लिए 10 लाख। 10 लाख भाई ने फोन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ फिर कैसे किया? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਠੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है तो कुछ भान की ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਦ ਫਲੂਕ ਸਾਹਿਬ ने चले आप उन खुशकिस्मत वालिदैन में से हाँ हैं जी, जिनका बच्चा शुक्र जिंदा अल्लाह सलामत वहाँ हाँ से जी। वापस आ गया। आम तौर पे तो जिस वक्त ये जाते हैं या रास्ते में दम तोड़ जाते हैं या कश्तियों में डूब जाते हैं समंदर में कश्ती के जरिए, या उन्हें गोली मार दी जाती है और या यही इंसानी स्मगलर जो है इन पे तशद्दुद करके मार देती हैं। ये वापस आ गया, मुझे बताओ आप दोबारा जाओगे? क्यों? ये इस रास्ते से नहीं अब जाना। लेकिन जाना है बाहर, हाँ जी, क्यों? बस हालातों की हालात बेहतर बनाने के लिए बाहर जाने की ख्वाहिश अभी भी है, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाओगे, लीगल तरीके से जाओगे। आप भेजेंगी दोबारा इसको बाहर? हाँ जी, लेकिन इस तरह नहीं भेजांगी। कि वालिदैन आप चूंकि माँ हैं हाँ और जी। माँ बिल्कुल सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती है, वालिदैन को क्या पैगाम देंगी अपने बच्चों के लिए जो जिद करते हैं कि खास तौर पे इन एजेंटों के हत्थे चढ़ के बाहर जाएं? नहीं ना ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੇਜੇ ਨਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ठीक नाज़रीन, आप यहाँ पे हम आपको एक आगे लिए चलते हैं, ऐसे वालिदैन से मिलाते हैं। ये तो खुशकिस्मत है इनका बेटा वापस आ शुक्र गया, अल्लाह ऐसे पाक। वालिदैन से आपको मिलाते हैं जिनका बेटा इस सफर में दम तोड़ गया और उन्हें क्या क्या मुश्किलात उठानी पड़ी उसकी लाश वापस लाने के लिए भी। आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि वो वालिदैन क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक ऐसे वालिदैन जिनका शादीशुदा बेटा, जिसकी एक 2-2.5 साल की बेटी है, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए बाहर गया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेड बॉडी वापस है। इन वालिदैन पे क्या गुजरी और लोगों के लिए क्या मैसेज है, हम आपको बताते हैं और सुनाते हैं। गुलाम रसूल साहब, आपका बेटा अशरफ रसूल जो है वो कुछ बताइएगा, वो बाहर गया तो किस तरह बाहर गया, आपको कैसे पता चला? हमें 2 दिन पहले पता चला जी, एक अपना एजेंटों ने भेज दिया है, लाहौर से उन्होंने कराची भेजा है, कराची से फिर ईरान चले गए। ईरान से जाकर हमारे बच्चे ने हमारे साथ रब्ता किया कि मैं अबू जी ईरान में पहुंच चुके। चले हौसला रखिए। ईरान में पहुंच कर मेरा रब्ता दे जाएगा आपसे। ये रमजान से पहले की बात है? जी ठीक। जब वो उधर से वो ईरान में दाखिल हुए, उनका वाकई हमारे साथ रब्ता ख़त्म हो गया। तीसरे दिन हमें, चौथे दिन पता चल गया कि तुम्हारा बच्चा फौत हो गया। आपको कैसे पता चला? इन एजेंटों ने ही बताया जी हमें। अच्छा, एजेंटों के नाम क्या थे? जाहद और कुयूम। नौशहरा विरका गुजरांवाला के आप रहने वाले हैं, वहीं के ये एजेंट थे। और अब कितने पैसे लिए थे उन्होंने ले जाने के लिए अशरफ को? तकरीबन जी 40,000 रुपया उस वक्त लिया था, तो बाकी कह रहे थे जी उधर लड़का पहुंच जाएगा तो बाद में लेंगे और पैसे। क्या कहा था कि पाकिस्तान से वो कोयटा के रास्ते ईरान, ईरान से वो जाएंगे टर्की? ये उन्होंने कुछ नहीं बताया जी, उन्होंने कहा हम साथ जाएंगे और जो भी मसला मसाइल होगा हम। और यूरोप का झांसा दिया गया था कि यूनान। जी जी। ठीक। तो उसके साथ और भी 4-5 लड़के गए थे? जी सर। तो आपको कैसे पता चला कि आप एजेंटों ने बताया कि जी आपका बेटा मर गया है? इन्होंने फिर वो तस्वीर दी ना हमको। कैसे मर गया? आपने पूछा नहीं कि मेरा बेटा तो हाँ अच्छा जी। खासा गया, 26 साल उसकी उम्र थी, कैसे मर गया? वो कहने लगे जी इसने पानी प्यासा था, ये पानी पी लिया उसने पूरी बोतल, पानी लड़ गया उसको, दूसरे दिन अटैक हो गया, हम अस्पताल में छोड़ आए। ये बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला कि अस्पताल लेके नहीं गया वो। ठीक। लेकिन वो उधर ही पड़ा रहा है, पता नहीं किसी आदमी ने उठाकर अस्पताल में डाल दिया। तो फिर आपने कहा कि मेरे बेटे की लाश दो, कैसे आएगी? तो फिर हाँ जी, उन्होंने कहा कि भाई अब जो भी मर्जी कुछ करो, हमारा बेटा आप लेके गए थे, हमारे बेटे की लाश जो वापस करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ को केस करेंगे। तो फिर लाश उन्होंने वापस दी आपको? उन्होंने लाश नहीं दी जी हमें वापस। तो क्या कहते थे? 15 दिन के बाद उन्होंने कहा जी अपना एक आदमी तैयार किया, वो जहाँ ईरान जाएगा, ये आपके बच्चे की डेड बॉडी लेके आएगा, 2,20,000 रुपया हम लेंगे। 2,20,000 रुपया लाश वापस लाने का? वापस लाने का। तो 40,000 रुपया तो वो जिंदा बंदे को ग्रीस पहुंचाने का, यूनान पहुंचाने का ले रहे थे, तो लाश वापस लाने का ईरान से 2,20,000 रुपया मांग लिया। फिर उन्होंने कहा हमारे हमसायों ने भी बहुत गरीब आदमी है, इतने पैसे नहीं दे सकते। बीच में डाले जी, पंचायत टाइप बैठी, उसमें लोगों ने गैरत दिलवाई कि तुम इनसे पैसे ले रहे हो। फिर उन्होंने क्या कहा उस पे? 1,10,000 रुपए दे दो, आधे हम दे देते। 20,000 से वो कम हो गए 1,10,000 रुपया। 1,10,000 वो हमने बाजार से कुछ इकट्ठे किए, कुछ अपने बहन भाई, कुछ नहीं जी, मैं मजदूरी करता है।
4 बच्चे हैं, 5 हैं। तो ये कितने नंबर पे था? ये दूसरे नंबर पर था जी। दूसरे नंबर पे। अच्छा, दूसरे नंबर बड़े पे। से छोटा है। ठीक, हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं, लोगों से उधार मांगे, जी। कुछ मुखैयर हजरात ने आपकी मदद की, हाँ जी। फिर 1,10,000 रुपया आपने दोबारा उन एजेंट के नुमाइंदे को दिया। हाँ जी। फिर तो लाश आ गई होगी। नहीं जी, फिर भी लाश नहीं आई। फिर भी लाश नहीं आई। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर हमें उधर से कोई लेटर आया है अपने, उन्होंने फ़ोन किया हमें भी आप ऐसे करें कि इस्लामाबाद चले जाएं, उधर जाकर बताएं अपने बेटे के मुताबिक। यानी 40,000 रुपया दे के वो बाहर गया, उसकी मौत का संदेशा आपको मिल गया, उसके बाद 1,10,000 रुपया आपने लाश लाने के लिए जी। दिए, उसमें भी लाश नहीं आई। नहीं आई। रमजान गुजर गया, छोटी ईद गुजर गई, हाँ आप जी। लोगों पे मुसीबतों के 1 पहाड़ लाख टूटते रुपया रहे। हमारे मेहमान ही चाय पानी पे लग गया हमारा। रमज़ान का महीना था, हमने इस जेवर भी बेचा, घर से अपनी नूह का भी सामान बेचा, जेवर वगैरह, तो उनका घर का खर्चा कितनी देर इस्तेमाल। पहले शादी हुई थी अशरफ की? ये तकरीबन 2-2.5 अच्छा, 1.5 साल तो की फिर 2 लाश साल की कैसे बच्ची वापस है। आई अशरफ? वो एम्बेसी वालों ने मंगवा के दिए आप जी। गए इस्लामाबाद? जी। इस्लामाबाद जाके आपने वहाँ पे राब्ता किया ईरानी एम्बेसी से? जी। फॉर्म फिल किए? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने आपको लाश वापस मंगवा दी? हाँ जी, उन्होंने कहा आप चाचा जी घर चले जाएं, हम आपकी डेड बॉडी जो है ना ये 72 घंटे में भेज देंगे। उन्होंने नहीं आपको बताया इसकी कैसे डेथ हुई है? उन्हें हॉस्पिटल में कुछ रिसीव भी डेड नहीं मिला, कहा। बस आपको लाश क्या मिली। आपको जी। डेड बॉडी आपने चाहिए? जिंदा बच्चे हाँ को जी, बेहतर हाँ। मुस्तकबिल के लिए भेजा, उसने आपको जी। बताया भी जी। नहीं। अगर वो आपको बताता तो क्या उसे भेजते? नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता जी, मैं तो वैसे ही नहीं जाने देता रहता हूँ। कभी ना जा। बस इसने कहा जी सारी दुनिया जा रही है, चले जाओ। लोगों के पीछे लग के ये चला गया। हाँ जी, नहीं जी, एजेंटों ने इन्होंने उनको कहा है। गुमराह किया, उसको फंसाया। हाँ जी, एक ये 6 महीने के पहले मुझे कहने लगा अब्बू जी मैंने बाहर जाना है। मैं कहा भी कुछ आप पैसे इकट्ठे करो, कुछ मैं करता हूँ कुछ तुम करो, तो वीज़ा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, अपना सही तरीके से जाओ। इनके इस रास्ते का तो हमें भी नहीं इल्म था ये कैसे है। मैं खुद 12-13 साल आर्मी में ही रहा हूँ, उम्र भी इतनी हो गई है मेरी, 50-60 साल उम्र भी हो गई है, लेकिन इस रास्ते का मुझे भी नहीं था अच्छा पता। माँ जी, मुझे बताइएगा, आप अशरफ की वालदा हैं और सबसे औलाद पे कोई दुख या तकलीफ हो, सबसे ज्यादा परेशानी या दुख वालिदा वालदा को को होता है। होता है, बिल्कुल। तो वो जब गया, उसकी एक छोटी सी हाँ जी, बच्ची भी हाँ है, जी, 2-2.5 साल जी, की, आपके पास 2-2.5 उसकी तस्वीर भी जी। है, तो उस जी। बच्ची में तो अभी तो वो बाप को ढूंढती है, क्या कहती हाँ है? जी, ढूंढती, रोती, इतना रोती है, तस्वीर को चूमती है, तस्वीर को छुपा लेती है, पकड़ लेती है, कहती पापा मेरा जुनान गया, मेरी गाड़ी लेने गया, मेरी गुड़िया लेने गया। वो उससे वादे करके गया? हाँ जी, कह के गया था ना, कहना बेटे मैं आपके लिए गुड़िया भेजूंगा, गाड़ी भेजूंगा, जो आपके लिए छापर भर के चीज़ां का भेजूंगा। तो उसका मामू अब लाहौर से उधर आया ना, इस्लामाबाद से, तो वो कह रहा भी मैं अपनी बेटी के लिए ना गुड़िया लेके मतलब तेरे आप पापा उसको ने बहला भेजा के है। सुला के हाँ कहते जी, हैं, और तेरे जो उसकी पापा ने बेवा ना उसके गुड़िया लिए हालात भेजी है, वो है। तो बिल्कुल हाँ जी, जवानी में बेवा हो जी, गई। हाँ जी बिल्कुल। गुड़िया मैं लेके आया हूँ, तेरे पापा ने भेजी है। सब लोग आते हैं ना, उनको दिखाती है निकाल के, मेरे पापा ने गुड़िया भेजी मेरे लिए, मेरे पापा ने गुड़िया भेजी। अल्लाह ताला आप लोगों को हाँ जी, हौसला दे, लेकिन बस जी। मैं सिर्फ हाँ आपसे ये जी, चाहूंगा कि जी हाँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हाँ पैगाम जो जी, बाहर जाना जी चाहते हैं हाँ। कि उनके मरने के बाद हाँ कितनी जी, तकलीफें उनकी जी फैमिलीज को हाँ। सहना पड़ती हैं, उसके बाद वो किस गम और हाँ अदियत से जी, गुजरते हैं, जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? खुदा के लिए अपने मुल्क में रहे और हमारी तरफ देख लो, अगर हमारा बच्चा बहुत हो गया तो हमारे भी क्या है, जो रूखी सुखी है वो यहाँ हाँ पे जी, खा- यहाँ अपनी खा गाड़ी सकता खाए, है जी, बिल्कुल। मेहनत मजदूरी करे, चलो अपने घर में तो है ना, मांग के खा ले नाज़रीन, बाहर जाने से। इंतहाई दुखी दास्तान, एक असल हकीकत आपके सामने, जिसमें ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, और उनका यही कहना है बाकी लोगों को भी, और ख़ास तौर पे उन वालिदैन को जिनके बेटे ये इसरार करते हैं कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके किसी भी तरह इन एजेंटों के हत्थे मत चढ़ें। कोई पता नहीं, कोई कुछ फहमी में ना रहिएगा कि आपका बेटा जो इस गैर कानूनी रास्ते से बाहर जा रहा है वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। अच्छे दिनों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है कि वो आने वाले दिनों में अच्छे होने या मजीद बदतर होने, मगर किसी भी तरह इन एजेंटों के हत्थे ना चढ़ेगा। आज के एक्सपोज में हमने आपको वो रूट्स बताए जिसमें लोग बजरिया लैंड और बजरिया जहाज बाहर जाते हैं, क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं, एजेंटों की बातें आपको सुनाई, उन विक्टिम्स फैमिली से आपको सुनाया जिनमें से एक का बेटा तो वापस आ गया, मगर ऐसे वालिदैन भी हैं जिनके बेटे वापस नहीं आ सके, और एक बहुत बड़ी सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसी स्टोरियां भी हैं जिनकी लाशें भी शायद वापस नहीं आ सकी। मकसद सिर्फ यही था कि आपको अवेयर किया जा सके किस तरह ये गैर कानूनी तरीके जो हैं ये आपका मुस्तकबिल बेहतर नहीं करा सकते। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। देखते रहिए डॉन न्यूज़।